कोर्ट में केस जीतने से पहले एक लड़ाई और जीतनी पड़ती है, सही कोर्ट चुनने की लड़ाई। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने गलत कोर्ट चुन लिया तो आपका केस शुरू होने से पहले ही मुश्किल में पड़ सकता है। यही तो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देखिए, हमने 3 टाइप की जुरिस्डिक्शन की बात करी: सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, पेकुनरली जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और इन तीनों जुरिस्डिक्शन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन तीनों जुरिस्डिक्शन में एक भी ड्रॉप हो गया तो सूट जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिक्री जो है ऐसे कोर्ट के द्वारा अगर पारित की जाती है जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है तो डिक्री पर से वॉइड होगी। डिक्री पर से वॉइड तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के अंदर होती है, बट पेकुनरली और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस देखना पड़ता है। सेक्शन 21 और सेक्शन 21A स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन है। पहले भी हमने इस पर चर्चा करी है, डिटेल में चर्चा हम करेंगे जब सेक्शंस को डील करेंगे। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हमने जाना, पेकुनरली जुरिस्डिक्शन हमने जाना, अब हम चर्चा करेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। चल रही है सीपीसी की सीरीज़, बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को सूट फाइल करना होता है तो एक कहावत है, और कहावत ये है कि इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम का मतलब क्या है कि अगर किसी एक्स नाम के व्यक्ति को जस्टिस चाहिए, उसको कोई रिलीफ चाहिए, तो उसको सूट फाइल करना पड़ेगा वाई के खिलाफ। मतलब एक्स को अगर वाई से जस्टिस चाहिए, इससे रिलीफ लेना चाहता है क्योंकि वाई ने कोई ना कोई उसका राइट को वॉयलेट किया है, मतलब एक्स के पास कॉज ऑफ एक्शन है अगेंस्ट वाई। याद है कॉज ऑफ एक्शन हमने शुरुआती क्लासेस में डील किया था, लीगल राइट एंड द वॉयलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। तो अगर एक्स को जस्टिस चाहिए अगेंस्ट वाई तो एक्स को फॉलो करना पड़ेगा वाई को, एक्स को फॉलो करना पड़ेगा वाई को। सूट वहाँ पर फाइल होगा जहाँ पर वाई या तो रहता है, रेसिडेंस है, या फिर वो वर्क करता है, या फिर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। आप ये बोलोगे ये सब बातें जो आप कर रहे हैं ये उड़ी उड़ाई बातें क्यों कर रहे हैं, सेक्शंस पे तो हम बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, सेक्शंस हम एक एक करके अभी सब डील करेंगे, बट एक बार मैं उसका बैकग्राउंडर तैयार कर रहा हूँ, वो बैकड्रॉप तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको सेक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए, आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, मैं सीपीसी आपको सेक्शन नंबर 1 से लेकर लास्ट सेक्शन तक पढ़ाने नहीं वाला हूं। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 51 तक नहीं पढ़ाने वाला हूं। ये कोई तरीका भी नहीं है पढ़ाने का। सीपीसी को या किसी भी लॉ को पढ़ते हैं एक कहानी के रूप में कि शुरुआत कैसे हुई। जब तक आप शुरू से नहीं शुरुआत करेंगे, आपको याद रखना है, आपको मेमोराइज करके रखना है, रटना नहीं है, समझना है। वो कहानी समझनी है, एक सिविल सूट की जर्नी समझनी है। जैसे कि इंसान की जर्नी होती है कि एक बच्चा पैदा होता है और बूढ़ा होके वही व्यक्ति मरता है, वैसे ही एक सिविल सूट की भी जर्नी है। तो बस वही कहानी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वो कहानी ज़रूरी नहीं कि सेक्शन 1 के पहले अक्षर से चालू हो, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। सेक्शन थोड़ा सा होल्ड करिए, बिल्कुल अभी चालू करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए एक्स को वाई के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो एक्स कहाँ का सूट फाइल कर सकता है? या तो जहाँ रेसिडेंस है वाई का वहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, जहाँ वाई रहता है, वर्क करता है, वहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, या फिर जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वाई की वहाँ पर सूट फाइल कर सकता है। सिर्फ 3 जगह ही है, मतलब एक रेसिडेंस, एक वर्क और एक प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या सिर्फ 3 जगह ही एक सिविल सूट फाइल हो सकता है? मतलब 3 प्लेसेस ही हैं? नहीं, सिर्फ 3 प्लेसेस नहीं हैं, एक 4th प्लेस भी है जो कि है जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ है। मतलब वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ बीन अराइजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, वहाँ पर भी सूट फाइल हो सकता है। मतलब जहाँ पर रॉन्ग हुआ है वहाँ पर भी सूट फाइल हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारे पास कौन कौन सी जगह निकल कर आई। अभी अगर एक्स को वाई के खिलाफ सूट फाइल करना है तो एक्स कौन कौन सी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फाइल कर सकता है? जहाँ पर वाई रहता है, रेसिडेंस है वाई का, या वर्क करता है, या उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर
कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, मतलब जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ है किसके साथ, एक्स के खिलाफ। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर सूट फाइल हो सकता है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, मतलब एक्स और वाई के बीच में अब जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट है। अभी तक मान लीजिए ये इनका पर्सनल कोई डिस्प्यूट था, पर्सनल डिस्प्यूट था। अब जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूटेड है। तो अब जहाँ पर भाई अब प्रश्न उठता है कि सूट अब कहाँ पर फाइल होगा, क्या यही वाली जगह पर। तो अगर यही वाली जगह पर आप सूट फाइल करोगे तो ये वर्क वाली बात, प्लेस ऑफ बिजनेस वाली बात या रेसिडेंस वाली बात तो आएगी नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका प्रॉपर्टी है। तो ये इम्प्लिसिट है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर आप सूट फाइल कर सकते हो। मतलब सूट फाइल कहाँ होगा, किस केस में हम बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सूट अगर एक्स को वाई के खिलाफ फाइल करना है तो जहाँ पर वो सिचुएटेड है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पर एक्स वाई के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, चलिए इतनी बात हुई। मतलब अगर ए को बी के खिलाफ सूट फाइल करना है तो हमारे पास जगह हुई रेसिडेंस, रेसिडेंस प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक जगह हुई, जहाँ वर्क करता है ये दूसरी जगह हुई, और जहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस है किसका, बी का, इस जगह हुई। 3 जगहों पर सूट फाइल हो सकता है। ठीक है, सूट कैन बी फाइल्ड, क्या तीनों जगह पे सूट फाइल होगा, नहीं। सूट कैन बी फाइल्ड, कैन बी फाइल्ड एट एनी ऑफ द प्लेस, एनी ऑफ द प्लेस, इन तीनों में से किसी एक जगह पे सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात तब रही जब मान लीजिए कि सिर्फ एक ही डिफेंडेंट है, एक ही डिफेंडेंट है। मान लीजिए अगर 2 डिफेंडेंट हैं, मतलब ए को सूट फाइल करना है बी और सी के खिलाफ, तो क्या होगा भाई, सपोज अब प्रश्न ये होता है, सपोज देयर आर मोर देन 1 डिफेंडेंट। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, ये भी तो देखने वाली बात है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही आपका मैटर आएगा, क्योंकि बहुत बार ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ और ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स रहते हैं। कभी भी बहुत रेयर केसेस में आपको बताऊं, कोर्ट्स के अंदर ऐसे केसेस चलते हैं जहां पर सिर्फ ए और बी हैं। ऐसा केस होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस है। मतलब ये समझ लीजिए 100 में से 1-2 मिल गया वो बात है। और वो भी सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ, रिकवरी ऑफ मनी के जितने भी सूट होते हैं, रिकवरी ऑफ मनी के जितने भी सूट होंगे वो एक ऐसे सूट होंगे जहां पर उनका पर्सनल क्लेम इन्वॉल्व रहेगा, वहां पर सिंगल पार्टीज होंगी। बट जनरली मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी में तो भैया परिवार वाले पूरे नप जाते हैं। तो ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स तो दोस्तों होता ही है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो अगर वही फॉर्मूला अपनाएं तो ये है कि बी जहाँ पर वर्क करता है वो जगह हो सकती है, बी जहाँ पर रेसाइड करता है, रेसिडेंस है, वो जगह हो सकती है, या बी जहाँ पर बिजनेस करता है वो जगह हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जहाँ सी वर्क करता है, भाई सी को भी तो देखना पड़ेगा, वहाँ हो सकता है। जहाँ सी का रेसिडेंस है वहाँ हो सकता है। अभी मैं उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो अभी तक हमने समझा। और जहाँ सी का बिजनेस है उसी जगह हो सकता है। तो हमारे पास 6 जगह हो गई। इन 6 जगह में जो है वो कहीं पर भी सूट फाइल हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए ने बी और सी के खिलाफ सूट फाइल किया है। अब ये भी तो हो सकता है कि बी किसी और जगह पे काम करता हो, सी कहीं और जगह में काम करता हो। तो ऐसे केस में हम कॉमन प्लेस देखेंगे कि कॉमन प्लेस क्या है, किसकी कॉमन प्लेस, बी और सी की कॉमन प्लेस देखी जाएगी। अगर कॉमन प्लेस है तो इफ देयर इज अ कॉमन प्लेस फॉर बी एंड सी तो सूट विल बी फाइल्ड एट दैट प्लेस। ठीक है, सूट वहां पर फाइल होगा। बट अगर नहीं है तो, नहीं है तो क्या करेंगे, आइए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें वो वक्त आ गया है जब हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को सीधे सीधे शुरुआत करें, क्योंकि ये तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से जो है सूट फाइल होता है। बट मान लीजिए कि अगर सूट फाइल करना है, भाई ये देखिए
सेक्शन 20 खोल लीजिए दोस्तों, सेक्शन अपने बेयर एक्ट में सेक्शन 20। अभी हम एक एक करके पूरे सेक्शन देखेंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइज subject to the limitation as aforesaid, every suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction. Subject to the limitation aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits. Local limits मतलब territorial jurisdiction of whose jurisdiction. पहली चीज़ मतलब section 20 clause A, the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. The defendant अगर सिंगल डिफेंडेंट है तो उसकी बात हो रही है, और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स मतलब बी और सी की बात हो रही है, where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. तो अगर कॉमन प्लेस है बी और सी के लिए, हमारे एग्जाम्पल में अगर कॉमन प्लेस है बी और सी के लिए, तो एज पर सेक्शन 20 क्लॉज ए द सेक्शन 20 क्लॉज ए विल बी अप्लाइड। एंड अब अगर कॉमन प्लेस नहीं है भाई, अगर कॉमन प्लेस है मीन्स डिफेंडेंट्स के बीच में कॉमन प्लेस है, कॉमन प्लेस कोई भी हो सकती है, हो सकता है ए का प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो बी का प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो सी जो है उसका रेसिडेंस हो सकता है सी एक्चुअली वहाँ वर्क करता हो तो बी का जो है रेसिडेंस हो, कोई भी कॉमन प्लेस हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कॉमन प्लेस है तब ही जो है ए क्लॉज लगेगा कॉमन प्लेस के अंदर। द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द defendants मतलब when there are more than one defendants, where there are more than one at the time of the commencement of the suit। देखना कब है, जब सूट को कमेंस किया जा रहा है, जब सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, उस वक्त पर देखना है कि डिफेंडेंट्स के बीच में क्या कोई कॉमन प्लेस है। इट मे बी पॉसिबल कि सूट फाइल करने के बाद बी और सी जो है वो मूव कर जाएं, भाई बी और सी जो है अपनी एरियाज़ को छोड़ के किसी दूसरे टेरिटरी में चले जाएं, तब हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट वी आर कंसर्न्ड एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस फैक्टर एट द टाइम ऑफ द commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। अभी हम समझेंगे what do we mean by actually and voluntarily resides, carries on business और personally works for gain। तो कॉमन प्लेस है तो क्लॉज ए लग जाएगा। अब नहीं है कॉमन प्लेस तो क्या होगा, ये बी वाले क्लॉज की बात करते हैं, ठीक है। इफ़ इन केसेस ऑफ मल्टीपल डिफेंडेंट्स, सपोज in cases of multiple defendants, if there is some common place where all the defendant resides or carries on business, तो as per clause A क्या लगेगा, common place पे जो है suit institute हो जाएगा। However, where the situation is such that there is no common place, अगर common place नहीं है तो that situation is not covered by the clause A। समझ रहे हैं बात को, अगर common place नहीं है, मैं अभी बी क्लॉज पे आने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर कॉमन प्लेस नहीं है, भाई कॉमन प्लेस है तो एज़ पर सेक्शन 20 क्लॉज ए CPC कॉमन प्लेस पे जो है वो सूट फाइल हो जाएगा। बट कॉमन प्लेस अगर नहीं है अगर कॉमन प्लेस, तो बी और सी के बीच में ही रैशनेस नहीं आएगी। बी बोलेगा कि साहब मतलब बी ऑब्जेक्शन रेज करेगा इस चीज़ के ऊपर कि साहब यहाँ तो मैं रहता ही नहीं हूँ, ना मैं रहता हूँ, ना रेसिडेंस है, ना बिजनेस है। या सी के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है, सी भी वर्क नहीं करता, रेसिडेंस नहीं, बिजनेस नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो सपोज बी में रेज ऑब्जेक्शन तो कोर्ट उस पर हियरिंग करेगी। अब हियरिंग करने के बाद क्या होगा, तो इधर द कोर्ट विल कंटिन्यू द सूट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू सम अदर प्लेस जहाँ पर बी या तो मतलब रहता है या प्लेस ऑफ बिजनेस है, या बी के लिए जहाँ कन्वीनियंट है तो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर बी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो मान लीजिए कॉमन प्लेस नहीं है और बी ने डज नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन,
अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता, मतलब बी अक्विज्ड टू द जुरिस्डिक्शन, और जब बी ने एक्विसेंस दे दी और अक्विज्ड कर लिया, तो उस केस में फिर कोई बात बचती ही नहीं है, राइट। तो सेक्शन 20 क्लॉज ए अभी हमने देखा, कॉमन प्लेस, ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के रिस्पेक्ट में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, बार बार क्या इसको नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, मैं भी अभी एडिटिंग सीख रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करूँगा कि बार बार सिर्फ उतने ही अपन सेक्शंस को लें जिससे अपना समय ख़राब ना हो, मतलब स्क्रॉल ना करना पड़े। चलिए सेक्शन 20 क्लॉज बी क्या बोलता है, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given, or the defendants who do not reside or carries on business or personally works for gain as aforesaid acquiesce in such a situation, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बैकग्राउंडर बना रहा हूँ वो एक्चुअली सेक्शन से पहले ही मैं आपको पूरा सेक्शन समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर कॉमन प्लेस नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। भाई ये तो संभव है ना कि बी और सी के बीच में कॉमन प्लेस ना हो, कॉमन प्लेस नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में सेक्शन 20 क्लॉज बी के हिसाब से या तो कोर्ट की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई कोर्ट की आपको परमिशन मिल जाएगी, ठीक है, इवन इफ देयर इज़ नो कॉमन प्लेस, सूट को यहाँ चलने दीजिए। या तो एक पॉइंट ये होगा, बट अगर बी ऑब्जेक्शन रेज करता है कि नहीं साहब मुझे तो आप ऐसी जगह पर ही सूट ट्रांसफ़र करके दीजिए जो कि मेरा प्लेस ऑफ कन्वीनियंस है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र पिटिशन लगेगी। अब ये हो सकता है कि वो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, ये हो सकता है कि वो सेम स्टेट के अंदर हो, या वो हो सकता है कि इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एप्लीकेशन लगेगी। अगर स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करना होगा तो हाई कोर्ट के अंदर अपना एप्लीकेशन लगेगी। और अगर इंटर स्टेट आपको ट्रांसफ़र करना होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन लगेगी। वो डिपेंड करता है, जब अपन ट्रांसफ़र अभी देखेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो दूसरा केस अपना ये है कि ऐसी जगह अगर वहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस और कॉमन प्लेस नहीं है तो या तो लीव ऑफ द कोर्ट आपको मिलनी चाहिए या फिर एक डिफेंडेंट उसमें अक्वीज करे। नेक्स्ट आ रहा है, ये अभी तक जो हमने बात करी मतलब सेक्शन 20 क्लॉज ए और जो बी है वो उन पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करता है जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है या रेसिडेंस है या फिर वर्क फॉर गेन है। ये तीन जुरिस्डिक्शंस की बात करता है, तीन। चौथा हमने क्या डिस्कस किया रहा था, द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन अ पार्ट अराइजेज। ज़रूरी नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन पूरी तरीके से एक ही टेरिटरी के अंदर हो जाए, इट मे बी पॉसिबल इन पार्ट अराइज हो जाए। कैसे, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके लिए, टू सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लीजिए ए एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और बहुत सारी मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री बना रहे, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इंडस्ट्री का काम है। ए के पास क्या करता है, ए जो अपनी प्लास्टिक की चेयर्स आती हैं या प्लास्टिक के टेबल्स आते हैं वो बनाने का काम है। अब प्लास्टिक के लिए क्या होती है, जब भी प्लास्टिक की चेयर्स और टेबल्स बनती हैं उसके लिए प्लास्टिक बॉल्स की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी बॉल्स आती हैं जो मशीन्स में जाती हैं और उसके बाद उसको मोल्ड किया जाता है, गरम गरम प्लास्टिक बाहर निकलता है। आपने बहुत सारी रील्स वगैरह देखी होंगी, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम वो प्लास्टिक की बॉल्स जो है वो मुझे दोगे। मेरे अलग अलग बिजनेस है, मैं भारत के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और अलग अलग मेरा फैक्ट्रीज़ हैं, अलग अलग जगह पे काम करता हूँ। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू सप्लाई सम गुड्स टू ए एट, मान लीजिए कि कानपुर, इलाहाबाद। देखते हैं कैसे होता है। देखिए ए और बी के बीच में दिल्ली में अग्रीमेंट हुआ। दिल्ली में क्या हुआ, अग्रीमेंट हुआ। चलिए साहब, दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। गुड्स को सप्लाई करना था कानपुर में, मेरी फैक्ट्री है कानपुर में,
मतलब मेरी पर्सनल नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप सोचो कि पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत करोड़पति है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। गुड्स सप्लाई करने हैं किसको, बी को सप्लाई करने हैं कानपुर में या इलाहाबाद में भी सप्लाई करने। मेरी 2 जगह पे फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब बी जो है वो रहता है, वर्क करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क करता है अलवर के अंदर, राजस्थान का अलवर। बी रहता है रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसका घर है, और उसका बिजनेस जो है बी का वो जोधपुर है, ठीक है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे दोस्तों कि बी जो है वो वर्क करता है अलवर के अंदर, रहता है छत्तीसगढ़ में और बिजनेस करता है जोधपुर में। तो क्या ये संभव है? मतलब ये बी के लिए कैसे मैनेज करेगा बी, ये वही जाने। मतलब अग्रीमेंट कर रहा है, दिल्ली में गुड सप्लाई कर रहा है, कानपुर में इलाहाबाद के अंदर गुड सप्लाई कर रहा है, रहता है अलवर में, वर्क करता है आपका मतलब रेसिडेंस है उसका रायपुर में, और प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो उसकी जोधपुर में है। अब आप देखिए कॉज ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर कहाँ अराइज होगा। मैं कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। कॉज ऑफ एक्शन इसके अंदर कहाँ पे अराइज होगा। कॉज ऑफ एक्शन देखिए, जहाँ अग्रीमेंट हुआ वहाँ तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गई भाई। कॉन्ट्रैक्ट जो है जहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ दैट इज़ दिल्ली, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ। परफॉर्मेंस कहाँ करना था, कानपुर में और इलाहाबाद में। तो अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इन तीनों जगह पर, मतलब फर्स्ट जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इन पर तो जुरिस्डिक्शन आ ही जाएगा सूट फाइल करने का। इन पर भी जुरिस्डिक्शन आ जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 क्लॉज ए और बी, राइट। तो ये इस तरीके की जो कॉज ऑफ एक्शन है वो क्या हुआ, पार्टली अराइज हुआ है। यहाँ पर पार्टली अराइज हुआ है दिल्ली, कानपुर और इलाहाबाद में, राइट। मैं स्क्रॉल करने की समस्या से बड़ा परेशान हो गया हूँ, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। कल अगली बार से क्लास में मैं बिल्कुल PDF एक्सट्रैक्ट करके वही स्पेसिफिक पोर्शन लेकर आऊँगा। आज इसके लिए बस मुझे माफ़ी दे दीजिए, मैं समझ रहा हूँ समय बहुत कीमती रहता है। चलिए, ये आप समझ गए, ठीक है। दोनों पार्ट आप समझ गए, प्लेस ऑफ बिजनेस, रेसिडेंस। अभी मैंने आपको एग्जांपल से ये समझाया नहीं है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्लेस ऑफ बिजनेस, वर्क और रेसिडेंस, वो अभी डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन पर आइए। कॉरपोरेशन की बात हो रही है। अ कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। मान लीजिए ये ए और बी के बीच की बात थी भाई, ए और बी के बीच की बात है तो हम समझ में आ गया कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहाँ बी रहता है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, रेसिडेंस है, वहाँ पर जो है अराइज हुआ होगा। तो ये हम समझ गए सब, ठीक है। बट अब ये बात है कि मान लीजिए कि जहाँ कॉरपोरेशन इन्वॉल्व हो गई, कोई कंपनी इन्वॉल्व हो गई, पार्टनरशिप फर्म इन्वॉल्व हो गई, ज़रूरी थोड़ी है कि किसी ह्यूमन के अगेंस्ट ही केस होगा। नो डाउट, मैं कंपनी के पीछे भी अब आप लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील करेंगे तो वो है तो व्यक्ति ही चलाने वाला। कंपनी और फर्म को कौन चलाता है, इंसान चलाता है, राइट। कॉरपोरेट व्हील आप जब लिफ्ट करेंगे तो ऐसे ही होगा। बट एक भाई केस तो जो फाइल होगा वो अगेंस्ट द कंपनी होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, तो कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। अब कॉरपोरेशन की अगर बात आए तो क्या होगा, एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस, at its sole or principal office in India, or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place। दो चीज़ें हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। कॉरपोरेशन के रिस्पेक्ट में प्लेस ऑफ बिजनेस किसको मानोगे आप, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है। मान लीजिए कि ऐसी कंपनी है जिसका सिर्फ एक ही ऑफिस है भारत के अंदर, तो सिर्फ वही प्रिंसिपल ऑफिस जो होगी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी, राइट। At its sole or principal office for a company or corporation, bhai, you know that there cannot be any place of working or residence. Bhai, for the company or the corporation, only one place will be there, that is the place of business. भाई कंपनी के लिए तो प्लेस ऑफ बिजनेस ही होगी, प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी देयर ओनली फॉर द कंपनी बिकॉज इट इज़ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो सूट कहाँ पर फाइल होगा, सूट कैन बी फाइल्ड भाई एक जगह जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पर तो सूट फाइल कर ही सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि उसमें किसी इंसान के रहने ना रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वहाँ तो कोई इंसान था नहीं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉज ऑफ एक्शन की जगह पर तो आप सूट फाइल कर सकते हो।
बट दूसरा जो सूट फाइल आप करोगे, क्योंकि फॉर द कंपनी देयर इज़ नो रेसिडेंस और द वर्क, बिकॉज रेसिडेंस जो है वो आदमी रहता है और वर्क भी जो है वो इंसान करता है, बट प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कंपनी की होती है। इंसान की भी प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, बट कंपनी की तो सिर्फ ही प्लेस ऑफ बिजनेस होती है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस पर सूट फाइल होगा। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐसी पर्टिकुलर कंपनीज़ के रिस्पेक्ट में है जहाँ पर उनका सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल ऑफिस है, मतलब सिर्फ सोल ऑफिस है, सोल ऑफिस है, तो सोल ऑफिस में तो सिर्फ उसी जगह पर मान लीजिए कि मतलब उसी जगह पर एक ही ऑफिस है तो उसी जगह पर सूट फाइल होगा, या फिर जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पर अराइज होगा। बट मान लीजिए अगर ऐसी कंपनी है कि एक प्रिंसिपल है और उनके वेरियस ब्रांचेज हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2, उसके लिए लेटर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है। In respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at a such place, at a such place। देखें, दो चीज़ें यहाँ आ रही हैं। एक तो आ रहा है कि सोल ऑफिस है, एक आ रहा है दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफिस है। प्रिंसिपल ऑफिस है मतलब उसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस हैं, ब्रांच B1, B2, B3, ठीक है। अब मान लीजिए इस केस के अंदर ये लेटर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है, लेटर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेटर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है। अब मान लीजिए कि सिर्फ इस प्लेस के अंदर, इस ब्रांच ऑफिस के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब B1 के अंदर जो है वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। सो इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज एट एनी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफिस, देन द प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस? सो द प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी डीम्ड टू बी दैट ब्रांच ऑफिस। सिर्फ वही ब्रांच ऑफिस माना जाएगा जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, और दूसरे ब्रांचेस जो हैं B2, B3 और प्रिंसिपल ऑफिस पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इफ़ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज एट एनी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफिस, मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक ब्रांच ऑफिस के ऊपर, इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज एट ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफिस, देन द प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी डीम्ड to be that branch office and not the other branch offices, not other branch office, and also not the principal branch office. And if the cause of action arises at the two branch offices, मान लीजिए यहाँ भी cause of action arise हुआ है, यहाँ भी cause of action arise हो रहा है, so the both the places will be having the jurisdiction। either आप branch 1 के अंदर उस कोर्ट की टेरिटरी के अंदर आप सूट फाइल कर लो, या आप जो है ब्रांच 2 की जो टेरिटरी है उसमें आप सूट फाइल कर लो। दोनों में से आप किसी भी जगह पर सूट फाइल कर सकते हो, राइट। चलिए इसको वापस एक बार समझते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन 20 CPC। देखिए, एक सवाल आप लोगों का उठ सकता है कि साहब एक एक सेक्शन पढ़ाए हैं। मैंने शुरुआत में भी ये क्लास में बताया था, अगर नहीं बताया था तो मैं आपको बता दूं। CPC के बहुत अलग अलग एरियाज़ हैं। अभी हम लोग जो डील कर रहे हैं उसके कोर एरियाज़ पे बात कर रहे हैं। हमारी जो भी सीरीज़ चल रही है वो सिर्फ कोर एरियाज़ पर जाकर, मेन टॉपिक्स पे जाकर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, नॉट आफ्टर दिस सीरीज़, क्योंकि उसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे, संभवतः इंडियन एविडेंस एक्ट या BNSS चालू करेंगे। बट ये मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब ये सीरीज़ हो जाएगी, तो अगर ये सक्सेसफुल रही सीरीज़, तो इसके बाद हम एक सेकंड पार्ट इस सीरीज़ का लेकर आएंगे जहाँ पर हम CPC के पेरिफेरियल एरियाज़ में जाएंगे। और उसके बाद मेरा एक बहुत समय से मेरी इच्छा है कि मैं एग्जीक्यूशन के ऊपर एक बहुत कोर सीरीज़ लेकर आऊँ, जहाँ पर हम कोर टॉपिक्स पे बात करें, एग्जीक्यूशंस की, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूशंस होता है, क्या ग्राउंड वर्क किया जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 एक बहुत ग्रे एरिया है, बट जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्डर 21। बट ऐसे हमारे लॉयर दोस्त, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और अगर आपको इंटरेस्ट होगा, तो मैं एग्जीक्यूशन की कोर सीरीज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। चलिए, तो कॉरपोरेशन के केस में हमने देखा कि प्लेस ऑफ बिजनेस इम्पॉर्टेंट है और कॉज ऑफ एक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन भी अपन ने देखा क्या बोल रहा था, जहाँ पर सोल ऑफिस है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि क्लियर हो जाए एक बार, सोल ऑफिस है तो वही प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। बट मान लीजिए ऐसी है जहाँ पर हेड ऑफिस है और साथ में ब्रांचेस हैं, तो जिस ब्रांच ऑफिस में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसी ब्रांच ऑफिस का जो है वो जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। तो अ कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस in respect of cause of action arising at any place where it has also subordinate office at that place, right? दो केस लॉ लिख लीजिए जो इसके ऊपर लैंडमार्क केस हैं। पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। इसको पढ़िएगा अगर आपको समय मिले, इच्छा हो, 1991 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा है न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, राइट। अब 2 मिनट में आपको डिक्टेशन दे दूं और आप अपने नोट्स बना लें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मैं डिक्टेशन देता हूँ क्या सही में आपके लिए फ़ायदेमंद है भी? अगर आपको लगता है कि नहीं साहब हम इसको मतलब वीडियोस को सिर्फ पासिंग रेफरेंस में देखना चाहते हैं, जल्दी सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं और आप डिक्टेशन ना दें, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बिल्कुल समय ख़राब नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे लिए प्रेशियस है आपका समय और मेरा समय, दोनों का समय। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, और आप अगर सिर्फ मेरे ही वीडियोस को सीरीज़ के तौर पर कंप्लीट करेंगे तो आपको किसी कोचिंग और किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा ये प्रयास रहेगा। चलिए मैं डिक्टेशन देता हूँ, इसको जल्दी से लिखिए। इन केसेस ऑफ कॉरपोरेशन और अ कंपनी द सूट कैन बी फाइल्ड एट एनी प्लेस wherever cause of action arises or where the place of business is located, and with respect to the place of business, section 20 explanation makes a certain clarification. The following points can be inferred. If company has a sole office only and no branch offices, then the place of the sole office will be considered to be the place of business. And if the company consists of principal office as well as the branch offices, then the place of business will be the place of principal office if cause of action has not arisen at any of the branch offices. However, in reference to the second point above, if cause of action, even if partly arises at any of the branch offices, then the place of business will not only be the place of that branch office and not the head office or other branch offices. It is implied that if cause of action arises at more than one branch office, then all such branch offices will be the called place of business. It is also implied therefore that if cause of action arises at head office as well as some branch offices, then the place of business will be both head office as well as the branch offices. That means मतलब अगर place of business head office में भी अगर cause of action arise होता है और branch office में भी अगर cause of action arise होता है, तो दोनों place जो होगा that will be treated as the place of business और दोनों की जगह जो है सूट फाइल किया जा सकता है, राइट। चलिए अब 3 टर्म हमने सेक्शन 20 के अंदर देखी, और 3 टर्म जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली टर्म हमने देखी एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स। इसका मतलब क्या है भाई? सेक्शन 20 में हमने 3 टर्म्स देखी, एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड्स, कैरीज और बिजनेस, और प्लेस ऑफ वर्क मतलब वर्क जहाँ पर करता है। बट रेसिडेंस शब्द भी तो इस्तेमाल करा जा सकता था यहाँ पर भाई, रेसिडेंस शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स शब्द जो है इसको लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो देखिए इसका मतलब ये है कि
जहाँ पर डेफिनेंट एक्चुअली रह रहा हो, मतलब वो वर्तमान में प्रेजेंट में रहना का मतलब ये नहीं है कि वो सब होटल के अंदर रह रहा है, मतलब उसका घर होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटली जहाँ पर वो स्टे कर रहा है, मतलब विद द इंटेंशन कि वो उसका एकोमोडेशन है, मतलब स्टे कर रहा है और इंटेंशन टू कंटिन्यू है, इंटेंशन टू कंटिन्यू। अब मान लीजिए दैट सपोज फॉर एग्जाम्पल you and or your wife had visited for example to Munnar in Kerala for the vacations. अब आप समर वेकेशंस के लिए you and your wife and your son or your children had visited Munnar and you stayed in the hotel for around 5 to 6 days, right? But in that particular time, will it be considered your stay or the residence? No doubt you stayed there for 5 to 6 days, but whether your intention was that you will continue there staying for the lifelong? No doubt no, because it is a hotel. You had paid for 5 days, you had done your pre-booking from different apps, and your intention is not to continue as your house or your accommodation, right? But if you are going from Delhi and you are living in Delhi, that is your house. That is the intention that after doing your work, after doing the place of business, you will come back to your accommodation to sleep. And that is you are having an intention to continue for lifelong. It may be possible that you can change your house, but if you are continuing in at any accommodation, be it rented accommodation, but your intention is that you will stay for some time and you will continue in that place, so that will be taken as actually and voluntarily resides. वॉलंटरली भी होना चाहिए, मतलब किसी दबाव में नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को किडनैप कर लिया और किडनैप करके साहब वो ले गया मुखर्जी नगर के उसने घर में रख दिया. अब उस मुखर्जी नगर के घर के अंदर अगर वाई रह रहा है तो क्या उसको आप मानोगे कि दैट जो वाई है वो एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स कर रहा है? इसमें दो शब्द हैं, एक्चुअली मतलब सही मायने में, और वॉलंटरली मतलब बिना किसी दबाव के, वॉलंटरली वो रह रहा है. अब किडनैप करके अगर कोई व्यक्ति किसी को रख रहा है मुखर्जी नगर के किसी घर में, आपने उसको रख दिया, तो अब ये मानोगे कि मतलब सब वॉलंटरली रिसाइड कर रहा है? एब्सोल्युटली नॉट. सो वॉलंटरली रहना ज़रूरी है. इट इज़ नॉट अ प्लेस वेयर कंपल्शन इज़ देयर. कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए. आप अपने घर में रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग जब से पैदा हुए एक ही घर में रह रहे हैं, हमारा पुश्तैनी घर है, हमारे फोर फादर्स उसमें रहे हैं, और ये भी पॉसिबल ये है कि आप सब बड़े हो गए, आपने अपना नया घर बना लिया, आप अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ, अपने फैमिली के साथ उस घर में रह रहे हैं, बट वो घर है आपका, राइट? आप अपनी इच्छा से रह रहे हो, आपको सुकून मिलता है. भाई घर क्या है? सुकून की जगह है. तो एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड्स वो जगह मानी जाएगी, ठीक है. अब आता है कैरीज ऑन बिजनेस वर्क. कैरीज ऑन बिजनेस, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक शब्द है वर्क, एक शब्द है वर्क और एक शब्द है बिजनेस. इसमें क्या बहुत बार कन्फ्यूजन. तो कैरीज ऑन बिजनेस की अगर अपन बात करें, एक मिनट, कैरीज ऑन बिजनेस की अगर अपन बात करें तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या रहती है कि वर्क से एक यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है कि वर्क करने का मतलब और कैरीज ऑन बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है. तो ये थोड़ा सा इन मतलब बिजनेस और वर्क के बीच में चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि व्हाट डू वी मीन बाय द बिजनेस और व्हाट डू वी मीन बाय द वर्क. तो देखिए बिजनेस क्या है, जब भी बिजनेस की बात आती है, बिजनेस की बात जब आती है तो ये एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ये एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है. बिजनेस इज़ द कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, राइट? मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डिफेंडेंट हिमसेल्फ इज डूइंग बिजनेस एट दैट प्लेस, रादर ही मे कैरी बिजनेस देयर इवन थ्रू एन एजेंट. भाई बिजनेस जो है ज़रूरी थोड़ी है आप खुद कर रहे हो, आप अपना एजेंट भी रख सकते हो और एजेंट उस जगह पर आपका बिजनेस कर सकता है. एजेंट अपॉइंटेड एजेंट होना चाहिए, नो डाउट, डिफेंडेंट ने अपॉइंट किया हुआ है. सो द एजेंट शुड नॉट बी फ्रीलांसर, मतलब इट मस्ट बी इंगेज्ड बाय द डिफेंडेंट. तो डिफेंडेंट ने जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली अपॉइंट किया है किसी व्यक्ति को और वो बिजनेस कर रहा है. कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, मनी का लेना देना है, प्रॉफिट लॉस है,
प्रॉफिट लॉस है। बट वर्क जब आप कर रहे हो, मतलब पर्सनली वर्क्स फॉर बेनिफिट की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर द डिफेंडेंट हिमसेल्फ शुड बी इन पर्सन। यहाँ पर डिफेंडेंट खुद इन्वॉल्व है, डिफेंडेंट वर्क में, डिफेंडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड, मतलब ये खुद काम करता है। हो सकता है बिजनेस भी आप खुद करते हो या बिजनेस खुद करते हो, आपके एजेंट्स भी हों। देखिए बिजनेस जब भी रहता है, एक फर्म रहती है तो उसके अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं। आप हो सकते हो उसके प्रोपराइटर हैं, बट उस आपके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। हो सकता है आपकी ब्रांच हो, आप बैठे हैं दिल्ली के अंदर, बट आपकी ब्रांचेज ऑफिस जो हैं वो बेंगलोर में भी है, आपकी चेन्नई में भी है, तो वहाँ पर आपके एजेंट्स हैं, आपके सीईओज और सीओओज जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो दे ऑल विल बी एजेंट, अपॉइंटेड एजेंट हैं। तो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, मनी का लेना देना है, प्रॉफिट लॉस है। बट जब वर्क की बात आती है तो यहाँ पर आदमी स्वयं खुद इन्वॉल्व रहता है, मतलब डिफेंडेंट हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व, उसका मेंटल और फिजिकल लेबर इसमें इन्वॉल्व है वर्क के अंदर। अब जैसे टीचर हो आप, टीचर अगर आप हो तो आपका फिजिकल और मेंटली आप इन्वॉल्व हो। अब लाइकवाइज आई एम टीचिंग, अब इस वक्त पे मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल भी रहा हूँ, मैंने इस लेक्चर के लिए तैयारी करी होगी, अपने नोट्स भी तैयार किए होंगे, खुद पढ़ा होगा, तो फिज़िकली मैंने तैयारी करी, तो मेरी फिज़िकल मेहनत भी हुई, मैं बोल रहा हूँ वो फिज़िकल मेहनत है, और मैं मेंटली भी इन्वॉल्व हूँ। भाई जब तक मैं सोचूंगा नहीं कि मुझे क्या पढ़ाना है, और पढ़ाना तो है और सही पढ़ाना है, वो वैसे डिलीवर करना है जिससे सबको समझ में आए, तो मैं मेंटली भी इन्वॉल्व हूँ। तो मैं जो हूँगा वो वर्क कर रहा हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ नॉट माई बिजनेस, दैट इज़ माई वर्क। तो जहाँ पर व्यक्ति खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहता है तो वो होता है आपका पर्सनली वर्क्स फॉर बेनिफिट। जहाँ आप पर्सनली कोई काम करते हो, एक्टिंग आप पर्सनली काम कर रहे हो, आप किसी से करवा नहीं सकते एक्टिंग, भाई खुद ही करनी पड़ेगी ना एक्टिंग, पर्दे पे खुद ही जाके आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस और वर्क के अंदर फ़र्क रहता है। बिजनेस के अंदर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहता है, प्रॉफिट लॉस रहता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन रहता है। वर्क के अंदर ऐसा नहीं है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं रहता है। यहाँ पर हो सकता है आपको उसके लिए सैलरी मिल रही हो, आप जब टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनको उस चीज़ की फ़ीस मिलती है, मतलब फीस मीन्स सैलरी मिलती है उनको, तो वो वर्क करते हैं क्योंकि उनका फिजिकल और खुद का फिजिकल और मेंटल लेबर है। आपने कभी देखा किसी कॉलेज में एक टीचर ने अपने अंडर 10 टीचर रखे हुए हैं और वो अलग अलग क्लासेस में पढ़ा रहे हैं और बढ़िया बिजनेस चल रहा है? ये ऐसा होता है क्या? संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है वर्क और बिजनेस में ये फ़र्क है, राइट। तो ये हमने देखा कैरीज ऑन बिजनेस, वर्क के बीच में डिफरेंस, और ये हमने देखा सब प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह सब कवर किया। सेक्शन 20 अपना पूरा कवर हुआ। चलिए आगे बढ़ें अपन। अब आते हैं साहब अपन अगले सेक्शंस में। सेक्शन 20 हो गया। सेक्शन 20 के बाद मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि पिकुनरली के लिए, जुरिस्डिक्शन के लिए एक सेक्शन 15 इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेस ऑफ सुइंग के लिए सेक्शन 15, कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। ये पिकुनरली जुरिस्डिक्शन के रिस्पेक्ट में है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई, मतलब जैसे हमने बोला था डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, सिविल जजेस सीनियर डिवीज़न और सिविल जजेस जूनियर डिवीज़न। तो अब ये इस हायरार्की के अंदर सेक्शन 15 के हिसाब से द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई, मान लीजिए अब इस हायरार्की के अंदर लोएस्ट ग्रेड फॉर एग्जांपल सिविल जज सीनियर डिवीजन अगर है फॉर एग्जांपल, बिकॉज द पेकुनरली लिमिट इज मोर देन 5 लाख रुपीज़, सो उस पर्टिकुलर केस में कहाँ पर केस चलेगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन के अंदर। मतलब सबसे नीचे वाला जो व्यक्ति है, सबसे नीचे वाला जो कोर्ट, वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो कि लोएस्ट कैटेगरी का है, लोएस्ट कैटेगरी मतलब लोएस्ट ग्रेड का है, जो कि कॉम्पिटेंट टू ट्राई है, उसके यहाँ ये केस चलेगा पेकुनरली लिमिट के हिसाब से, राइट। ये एक अपन को डिस्कस करना था। Now we will discuss section 15, 16 and 17, right? Section 16 बात करेंगे suits to be instituted where subject matter situate, मतलब जहाँ पर subject matter situated है,
सब्जेक्ट मैटर जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पर सूट फाइल होगा। अभी हमने बात करी, मतलब कैसी सॉरी, अभी हमने जो बात करी थी सेक्शन 20 की, वो बात करी थी कि यदि ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, मतलब प्लेंटिफ ने डेफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल किया, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान के खिलाफ सूट फाइल किया। एक चीज़ तो ये हो गई, तो वो हमने देख लिया, प्लेस ऑफ बिजनेस वर्क और क्या बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन वगैरह सब देख लिया, प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह देख लिया, सब देख लिया। बट मान लीजिए जब सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से अगर देखेंगे तो अब प्रॉपर्टी की जहाँ पर बात आएगी, मान लीजिए जहाँ सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर सूट कहाँ फाइल होगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो आपका सवाल ये आएगा कि साहब ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया तो अभी भी ए जो है चाहे तो बी के रेसिडेंस पर सूट फाइल कर सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस पर सूट फाइल कर सकता है, या जहाँ वो बी पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कर रहा है वहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट क्या एविडेंसेस मिलेंगे वहाँ पर? एविडेंसेस बेस्ट कहाँ पर मिलेंगे? एविडेंसेस वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। मान लीजिए कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है फॉर एग्जांपल जयपुर के अंदर, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ए और बी के बीच में जयपुर से रिलेटेड प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट है तो दिल्ली के अंदर मान लीजिए बी रिसाइड करता है, तो वहाँ पर सूट फाइल करने से होगा क्या? क्या वहाँ पर आपको कोई एविडेंसेस मिलेंगे? आप बोलोगे कि सब क्यों नहीं मिलेंगे एविडेंसेस? बी जो भी है, मतलब ए को अगर सूट फाइल करना है बी के खिलाफ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो बिल्कुल दिल्ली में क्यों नहीं कर सकता साहब? जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आ जाएगा, बिल्कुल लेकर आ जाएगा। दिल्ली में आप बोलोगे कि साहब पूरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएगा और बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है दिल्ली में। बट आपने कभी इमेजिन किया कि बहुत सारे ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत बार कॉल करना पड़ता है लैंड रिकॉर्ड्स, ऑर्डर 13 के अंदर आपको कॉल करना पड़ता है। अब जब आप कॉल करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स, तो क्या दिल्ली वाले कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा जयपुर के ऊपर? आप दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो क्या जयपुर के ऊपर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है? दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दिल्ली के उस कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट पर है बस, उसके बाहर वो आप मूव नहीं कर सकते। आप क्या किसी दूसरे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो एक मतलब एक स्टेट के अंदर बैठे हो, क्या एक स्टेट के हाई कोर्ट दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट पर बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं? नहीं रखते। परसुएसिव वैल्यू रहती है, वो भी क्योंकि हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थोड़ी है। तो उस केस में क्या होगा, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर सब्जेक्ट मैटर है, वहां पर सूट फाइल होगा क्योंकि एविडेंसेस वहां पर मिलेंगे। तो फिर आपका एक प्रश्न ये आएगा कि यार सब सेक्शन 20 में ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, आप बोल रहे हो सब प्लेस ऑफ बिजनेस है और आपका रेसिडेंस है, वो कौन से केसेस होंगे फिर? वो होंगे ए और बी के पर्सनल क्लेम्स, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्लेम होंगे, ए और बी के पर्सनल राइट से रिलेटेड क्लेम होंगे, जो कि सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सिचुएटेड नहीं होंगे। बट जब ए और बी के बीच में एक सब्जेक्ट मैटर है और ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि कहीं पर लोकेटेड है, कहीं पर सिचुएटेड है। अब कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करो, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? अभी हमने बात करी कि सब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सब बी जो है वो सप्लाई करेगा गुड्स को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? ज़मीन में है या कहाँ पर है? कागज़ों में है, दैट्स इट, सिर्फ कागज़ों में है। उसकी क्या कोई टेंजिबल जगह है कि आप नहीं साहब कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा शरीर वाला व्यक्ति है, ऐसा दिखता है, उसको आप छू सकते हो? नहीं छू सकते, वो एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, दैट्स इट। बट जहाँ आप एक टैंजिबल वस्तु की बात कर रहे हो, आप उसको छू सकते हो, सब्जेक्ट मैटर आपका टैंजिबल है, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर जब टैंजिबल होगा, टैंजिबल मतलब विच कैन बी टच्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर ही सिर्फ सूट फाइल हो सकता है, क्योंकि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं, खसरा हुआ, खतौनी हुआ, आपका लैंड रिकॉर्ड्स हुआ, आपके भू अधिकार पुस्तिका हुआ, आपको कोई कमीशन पे कमीशन जारी करना है कोर्ट को, तो कोर्ट कमीशन भी जारी कर सकता है। आपके सामने रजिस्ट्रार भी आ सकता है जिसने सेल डीड एग्जीक्यूट करी, आपके सामने पटवारी आ सकते हैं, तहसीलदार गवाही देने आ सकते हैं, एसडीएम गवाही देने आ सकते हैं। तो ये सब लोग आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो जुरिस्डिक्शन है उसी जुरिस्डिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, ऐसे सब्जेक्ट मैटर का डिस्प्यूट जो कि टैंजिबल हो, सब्जेक्ट मैटर जहाँ पर लोकेटेड होगा वहीं पर सूट फाइल होगा। इसलिए सेक्शन 20 का परव्यू अलग है, सेक्शन 20 एक अलग टाइप की चीज़ की बात करता है और सेक्शन 16, 17
एक अलग चीज़ की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि टेंजिबल है। मेरे हिसाब से मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने का कि सेक्शन 20 का क्या डिफरेंस है सेक्शन 16 और 17 से, राइट। सब्जेक्ट टू द पेकुनरली और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, सब्जेक्ट टू द पेकुनरली और द अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी with or without rent, recovery of immovable property with or without rent or profits for the partition of immovable property। अब आप सोचिए पार्टीशन का सूट आएगा, ए और बी के बीच में जयपुर से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन का डिस्प्यूट है, केस लगा दिया दिल्ली में। अब दिल्ली के जज साहब पार्टीशन कैसे करवा पाएंगे? प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी, भाई आप जयपुर के कोर्ट में लगाइए, जयपुर के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट का ऑर्डर जाएगा कलेक्टर को कि सब प्रिलिमिनरी डिक्री पास करिए, इसको मीट्स एंड बाउंड से पार्टीशन करके आप वापस करिए। कलेक्टर जो है मीट्स एंड बाउंड से पार्टीशन करके वापस करेंगे, उसके बाद जो है आपकी फाइनल डिक्री इसमें पास होगी, राइट। तो ये जो है आपको समझना आना चाहिए कि पार्टीशन मीट्स एंड बाउंड से दिल्ली में नहीं हो सकता। जयपुर में अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो जयपुर में ही होगा। कमीशन पे जारी करना है, अब कमीशन में जब लोकल कमिश्नर आप अपॉइंट करोगे और जाएगा तो भाई दिल्ली वाला कोर्ट कैसे देख पाएगा? दिल्ली और जयपुर में दूरी है, इसलिए जो है जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहाँ पर सूट फाइल हो रहे हैं। और इसलिए सेक्शन 20 की बात कोई अलग थी, वहाँ पर पर्सनल राइट्स की बात हो रही थी, पर्सनल क्लेम्स की बात हो रही थी। इसलिए जहाँ पर बी का प्लेस ऑफ बिजनेस है, रेसिडेंस है, वर्क करता है, कंपनी है, वहाँ पर आप सूट फाइल कर सकते हो क्योंकि वो बिजनेसेस की बात आ रही है, राइट। चलिए, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन in case of mortgage or of charge upon immovable property or charge upon immovable property or the determination of any other right to or interest in immovable property for compensation for a wrong to immovable property, compensation for wrong to immovable property, for recovery of movable property actually under डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आ गया, एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन 16 सीपीसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हमने अभी डिस्कस कर ली कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट उधर चलाइए जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है, क्योंकि एविडेंसेस वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। और एविडेंसेस ज़्यादा क्या मिलेंगे? एविडेंसेस पूरे वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बट ये जो चीज़ हमने देखी ये सिक्के का एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू भी आपको देखना पड़ेगा, और वो ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि साहब इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पर आपने सूट चला लिया, बात ख़त्म हो गई। सूट जीतने के बाद, मतलब अगर प्लेंटिफ सूट जीत जाता है उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है। मतलब 50% अगर सूट है तो 50% एग्जीक्यूशन भी है, और एग्जीक्यूशन तो सिर्फ वहीं हो सकती है जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इसलिए जो सेक्शन 16 की पॉलिसी है कि जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड हो वहीं पर सूट चलाइए, वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। चलिए, अब हम सेक्शन 16 को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, और सेक्शन 16 को पढ़ने के बाद जो है यहीं पर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी, सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा है पार्टीशन। पार्टीशन के बाद अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पर कॉम्पेंसेशन है, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड है कि सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉम्पेंसेशन है, कोई डैमेजेस है, मतलब टॉर्ट जो है कहीं इन्वॉल्व्ड है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है कि अगर मॉर्गेज है तो मॉर्गेज से रिलेटेड अगर रिडेम्पशन हो रहा है, सेल हो रहा है, या फिर फोरक्लोजर हो रहा है।
फोर क्लोजर हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में। मान लीजिए चार्ज है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, चार्ज है उस प्रॉपर्टी पे, तो एक ये एस्पेक्ट हुआ। उसके बाद किसी और तरीके के अगर राइट है, एनी राइट, कोई और तरीके का अगर राइट है, तो वो सब कवर हो रहा है सेक्शन 16 के अंदर। तो सेक्शन 16 का जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी ब्रॉड है। अब एक एक करके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक एक राइट को। तो सेक्शन 16 का जो पहला भाग है, मतलब पहला सेक्शन 16 क्लॉज ए है, वो बात करता है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है विद और विदाउट रेंट, विद और विदाउट रेंट। विदाउट रेंट मतलब विद और विदाउट मेसने प्रॉफिट बोल दो या इसको मीन प्रॉफिट बोल दो। क्या होता है मेसने प्रॉफिट, बिल्कुल डिस्कस करेंगे अभी, बीच में आने वाला है मेसने प्रॉफिट। तो मेसने प्रॉफिट पे एक डिटेल डिस्कशन छोटा सा हो जाएगा। तो रिकवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ए को अगर बी के खिलाफ रिकवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी का सूट फाइल करना है, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ए के पास प्रॉपर्टी नहीं है और किसी और के पास प्रॉपर्टी है, और इस केस में किसके पास प्रॉपर्टी है, बी के पास प्रॉपर्टी है। मतलब बी जो है वो पोजेशन के अंदर है, पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, बी पोजेशन के अंदर है प्रॉपर्टी के, और ए वो प्रॉपर्टी चाहता है, रिकवर करना चाहता है, किसी भी कारण से रिकवरी करना चाहता है। हो सकता है वो उसका ओनर हो सकता है बी ने डिस्पोजेस कर दिया है ए को, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस कारणवश वो ए रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी चाहता है। तो रिकवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दैट द प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय अदर। तो उस पर्टिकुलर केस में सूट कहाँ पर फाइल होगा, सूट फाइल होगा उस जगह पर जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। दूसरा, पार्टीशन। अगर पार्टीशन से रिलेटेड है, पार्टीशन किसका पार्टीशन हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन है। अब मान लीजिए ए और बी ने जॉइंटली परचेस किया है एक हाउस। मान लीजिए ये एक हाउस है और ये ए और बी के जॉइंट ओनरशिप का है, जॉइंट ओनरशिप का ये हाउस है। अब अगर जॉइंट ओनरशिप का ये हाउस है तो दोनों का राइट होगा इसके अंदर, मतलब ए भी ओनर है और बी भी ओनर है। मान लीजिए दोनों सगे भाई हैं, अब वो चाहते हैं कि सब ये प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लें, इसका हिस्सा बांटा कर लें, बंटवारा कर लें। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए जो है सूट कहाँ पर फाइल होगा, जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्योंकि हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो ये बात याद रखें, जब भी पार्टीशन होगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, तो वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होता दोस्तों। मतलब जब भी पार्टीशन होगा किसी जॉइंट फैमिली के अंदर, पार्टीशन जब भी जॉइंट फैमिली के अंदर होगा तो उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो रहेगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो रहेगी, प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी भी रहेगी। बिट्स एंड पीसेस में पार्टीशन होता है, कंप्लीट प्रॉपर्टी रहेगी, कंप्लीट प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा। अब जब कंप्लीट प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा, बट कंसिडरेशन इस केस में सेक्शन 16 बी के हिसाब से किसको दिया जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को दिया जाएगा। हो सकता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं और पर सिचुएटेड हो, बट जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर सूट चलेगा पार्टीशन के रिस्पेक्ट में। बट पार्टीशन होगा किस किस के बीच में, होगा तो उनके को पार्टनर्स के बीच में, जो भी जॉइंट फैमिली ओनर्स हैं उनके बीच में होगा। बट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज का जो है पार्टीशन होगा। चलिए साहब, अब तीसरा पार्ट पे चलते हैं। ये मॉर्गेजर के रिस्पेक्ट में है, मॉर्गेज के रिस्पेक्ट में है, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी का रिलेशनशिप है। ए मॉर्गेजर है और बी जो है वो मॉर्गेजी है। अब मान लीजिए रिडेम्पशन का सूट फाइल करना है। रिडेम्पशन क्या होता है, रिडेम्पशन सूट ये होता है कि मॉर्गेज ख़त्म हो गया। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ए ने फॉर एग्जांपल एक ज़मीन खरीदी, 1 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी। कहाँ पर खरीदी, मान लीजिए कि अंबाला के अंदर उसने 1 एकड़ की ज़मीन खरीदी। और बी जो है वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और ए ने बी से लोन लिया। सपोज़ 1 एकड़ की ज़मीन आ रही है
50 लाख रुपए और उसने 50 लाख रुपए एसबीआई से लोन लिया है, तो वो जो ज़मीन होगी लोन तो दे देगा एसबीआई ए को। ए ने प्रॉपर्टी भी खरीद ली, ए ओनर भी बन गया। बट जो सेल डीड है, आप जानते हैं क्योंकि लोन लिया है तो वो सेल डीड जो है वो हो जाएगी मॉर्गेज। वो हो जाएगी मॉर्गेज, मतलब जब आप लोन पूरा चुका दोगे 50 लाख प्लस इंटरेस्ट, वो जब आप लोन पूरा चुका दोगे तो आपके उस मॉर्गेज को रिडीम करवाना पड़ेगा, मतलब कैंसिल करवाना पड़ेगा, मॉर्गेज को ख़त्म करवाना पड़ेगा। एंड मतलब रिडेम्पशन सूट इज टू एंड मॉर्गेज टू क्लेम हिज मनी बैक, इट विल बी क्लेम्ड बाय द मॉर्गेजर। अब इस केस में क्या रहेगा, सूट कहाँ पर फाइल होगा, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, राइट। अब बी जो है वो क्या कर सकता है, वो फोरक्लोज करवा सकता है, फोरक्लोजर करवा सकता है, या वो इसकी प्रॉपर्टी का सेल करवा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट में बीच में नहीं जाऊंगा, वो टीपीए में अपन डिस्कस करेंगे। बट रिडेम्पशन सूट क्या है, टू एंड द मॉर्गेज एंड टेकिंग बैक हिज प्रॉपर्टी। उसी तरीके से फोरक्लोज करवा सकता है या फिर सेल करवा सकता है। तो ये मॉर्गेज और मॉर्गेजी का रिलेशनशिप है। देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आज के वक्त में, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लोग खरीद रहे हैं वो लोन पर खरीद रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कि सब मान लीजिए अगर 1 CR की प्रॉपर्टी है तो व्यक्ति अपना मान लीजिए 40 लाख रुपए खुद डाल दिया, 60 लाख रुपए से आपने एसबीआई से लोन ले लिया, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है अंबाला के अंदर, एसबीआई ने उसको मॉर्गेज करवा दिया कि भाई जब 60 लाख रुपए और इंटरेस्ट जब चुका दोगे तो आपका मॉर्गेज क्या है, रिडीम करवा लीजिएगा मॉर्गेज, मतलब मॉर्गेज कैंसिल करवा लीजिएगा, पैसे पूरे दे के मॉर्गेज कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी छूट जाएगी, मतलब मॉर्गेज फ्री हो जाएगी। तो मॉर्गेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आएंगे, भले ही हम सेल मतलब इसमें टाइटल डीड से मॉर्गेज हो रहा है, फोरक्लोजर हो रहा है, कंडीशनल मॉर्गेज है, किसी भी टाइप का मॉर्गेज हो, बट वो मॉर्गेज से रिलेटेड कोई भी सूट अगर फाइल होगा तो उस जगह पर होगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, राइट। अब एक बार वापस थोड़ा सा सेक्शन 16 पे चलते हैं। उससे होगा ये कि एक बार थोड़ा अपन ये देख लेंगे कि अपन कहाँ तक पहुँचे और अपन को अब नेक्स्ट बात क्या करनी है। आइए, ये 9 है, ये सेक्शन 16। तो हमने बात कर ली रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन बात कर ली, फोरक्लोजर बात कर ली। बट फोरक्लोज के अंदर एक चीज़ उन्होंने ये भी बोला, चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2 भागों में बटा हुआ है ये सी क्लॉज, ठीक है। ये पहला पार्ट है और ये चार्ज जो है दूसरा पार्ट है, और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये चार्ज का मतलब क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। व्हाट डू वी मीन बाय द चार्ज। चार्ज क्या होता है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होता है किसी टाइप का कोई क्लेम, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम है, उस क्लेम का मतलब अगर कोई क्लेम है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो वो सूट उस चार्ज से रिस्पेक्ट में कहाँ लगेगा, वहीं लगेगा जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक फ्लैट है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में। तो एक फैमिली ने क्या किया, ए ने क्या किया, उसके पास एक साइड इनकम थी और उसके पास पैसे थे, तो उसने क्या किया, फ्लैट ख़रीद लिया और फ्लैट को चढ़ा दिया किस पे, रेंट पे चढ़ा दिया, किराए पे चढ़ा दिया, राइट। अब रेंट जो आ रहा है, मतलब जो मनी डिराइव हो रही है इस फ्लैट से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूसुफ्रक्ट, उसको बोलते हैं यूसुफ्रक्ट। द इनकम दैट इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, वो यूसुफ्रक्ट मानी जाती है, मतलब दैट इज़ द नेम ऑफ द थिंग, कि जो भी रेंट और इनकम जनरेट होगी प्रॉपर्टी से, दैट इज़ नोन एज यूसुफ्रक्ट। अब वो जो यूसुफ्रक्ट है, ए ने बोला कि इससे जो भी इनकम डिराइव हो रही है दैट विल गो टू बी। ए ने क्या किया, उसने बोला साहब ये बी को जाएगी। अब इसने क्या किया, ए ने एक चार्ज क्रिएट कर दिया इन फेवर ऑफ बी। हो सकता है जो बी है वो ए की मदर हो, मान लीजिए बी जो है वो ए की मदर हो और ए ने उस फ्लैट से जो भी इनकम आ रही है वो उसको बोल दिया कि साहब ये इनकम जो है मेरी मदर को जाएगी उनके मेंटेनेंस के लिए, राइट।
हो सकता है ए जो है वो दिल्ली में रह रहा हो और उसने एक अम्बाला में फ्लैट ख़रीदा हो, अम्बाला में ही उसकी मदर रह रही हो, और उसने बोला कि जो फ्लैट अब मैंने ख़रीदा है उससे जो भी इनकम आएगी 20-25 हज़ार रुपये वो आप लीजिएगा माता जी, उससे आपका जो है भरण पोषण हो जाएगा, उससे आपका पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा, आपका महीने का खर्चा चल जाएगा। तो इसने क्या किया, ए ने बी के फेवर में एक चार्ज क्रिएट किया। अब मान लीजिए आगे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी के बीच में, मतलब माँ और बेटे में कोई डिस्प्यूट हो गया रिगार्डिंग कोई भी पर्सनल डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट हो गया, ए के और भाई भी हो सकते हैं, तो मन में किसी के खटास आ गई। तो अब साहब क्या हो रहा है, ए जो है वो बोल रहा है कि नहीं साहब मैं तो नहीं दे रहा, इस अम्बाला से जो पैसा आ रहा है, फ्लैट से जो पैसा आ रहा है मैं नहीं दूंगा बी को, मेरे दूसरे भाइयों की भी जिम्मेदारी है कि वो मदर को मेंटेन करें। तो बी क्या कर सकता है, इस केस में क्या करेगा, बी चाहे तो वो सूट फाइल कर सकता है ए के खिलाफ इस पर्टिकुलर केस के लिए कि अगर ए रिफ्यूज़ करता है उस चार्ज के लिए, क्योंकि जो ए था, ए ने एक चार्ज क्रिएट करके रखा था इन फेवर ऑफ बी। तो उस चार्ज के लिए, मतलब इफ़ ए रिफ्यूज़ टू दैट मनी, तो बी जो है उसके लिए एक स्पेसिफिकली केस फाइल कर सकता है, क्योंकि चार्ज हैज़ बीन क्रिएटेड इन दैट प्रॉपर्टी, राइट। सो चार्ज क्या होता है, चार्ज मीन्स हैविंग क्लेम अपॉन द इनकम ऑफ सम प्रॉपर्टी, और इट इज़ असेंशियल फॉर द चार्ज in reference to clause C that there should be some specific claim of the plaintiff, right, upon the entire part or the part of the income of property। मतलब ए का यहाँ पर बी का जो है वो राइट होना चाहिए। चार्ज अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में पहले बी का राइट क्रिएट होना चाहिए। वैसे मतलब इस केस में ए ने क्या किया था, चार्ज क्रिएट किया था, और उसके बाद अगर रिफ्यूज़ करते हो तब उसके लिए सूट फाइल किया जा सकता है एज पर सेक्शन 16 क्लॉज सी, राइट, चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो हमने जो है चार्ज तक का जो है पूरा कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है अपन सेक्शन 16 पूरा कवर करेंगे। मैं इससे ज़्यादा अभी इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। एक बार सेक्शन 16 को पूरा रिवाइज करेंगे और सेक्शन 16 के दूसरे क्लॉजेज और सेक्शन 17 को आगे अपन बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।